वेलकम टू अभियानाइज एकेडमी। मेरा नाम वेदवीर है और मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पीजीटी कॉमर्स की। तो हमने एक नई यूनिट स्टार्ट करी है, दैट इज़ बिजनेस फाइनेंस। इसके ऑलमोस्ट काफ़ी सारे टॉपिक्स हम लोग अपलोड कर चुके हैं, तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे पहले के जो पार्ट हैं वो आप लोग ज़रूर देखें, उसमें हम लोगों ने कई सारे कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कवर करे हैं। उसमें हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, बेसिक इंट्रोडक्शन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये सारे टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। दीज टॉपिक आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो आज की जो हमारी वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड पॉलिसी। तो ये जो टॉपिक है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से हमेशा आपके क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, चाहे वो पीजीटी कॉमर्स हो, यूजीसी नेट हो, यूजीसी नेट कॉमर्स हो, मैनेजमेंट हो। ये टॉपिक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन हमेशा आपको मिलते ही मिलते हैं। और जो लोग हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन लोगों ने हमारी पहले के पार्ट नहीं देखे हैं, पहले के जो ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस नहीं देखी हैं, तो वो लोग ज़रा उन पार्ट्स को ज़रूर देखें। और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, आपके डाउट्स हैं, वो ज़रा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम लोग आने वाली वीडियोस में आपके पॉइंट को कंसीडर करें और आपको एक बेटर कॉन्सेप्ट हम लोग आपको दे सकें। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो एज वी नो दिस इज we are doing business finance. This topic is important for UGC NET commerce management and PGT commerce also. This topic is very important topic and ये जो हमारे business finance या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की यूनिट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें से हमेशा, इस यूनिट में से हमेशा कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चन आपके आते हैं। अभी फिलहाल हम लोग जो है वो थियोटिकल पार्ट कवर कर रहे हैं और एक वीडियो में हम लोग सारे जितने भी प्रैक्टिकल पोर्शन है, जो जो टॉपिक में से प्रैक्टिकल पोर्शन है आपके, वो पोर्शन भी हम लोग कवर करेंगे जल्दी ही। ठीक है, सो चलिए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है, यूनिट है, कौन सी है? बिजनेस फाइनेंस। और टॉपिक का क्या नाम है हमारा? डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, पहले हम बात करते हैं डिविडेंड के बारे में कि डिविडेंड क्या होता है। देखो, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। मतलब कंपनी, ये जो डिविडेंड होता है, ये क्या होता है हमारा? पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये किसको दिया जाएगा? शेयर होल्डर को दिया जाएगा। ठीक है, कौन से शेयर होल्डर? इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को दिया जाएगा। ठीक है, तो डिविडेंड जो होता है वो क्या होता है? हमारा एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है। किसको दिया जाएगा? एक शेयर होल्डर को दिया जाएगा। कौन से शेयर होल्डर? इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी को हम ऑर्डिनरी शेयर भी कह देते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी हमारे डिविडेंड के हकदार होते हैं। तो उनसे रिलेटेड यहाँ पर कंपनी ये डिसाइड करेगी, पॉलिसी बनाएगी। पॉलिसी मतलब गाइडलाइंस। कंपनी ये डिसाइड करेगी कि भैया हमें डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर कंपनी ये डिसाइड करती है कि भैया देना चाहिए, तो कितना परसेंट देना चाहिए? देखो, एक तो कंपनी ये डिसाइड करेगी यस और नो। ठीक है, सबसे पहले कंपनी ये डिसाइड करेगी, ये पॉलिसी गाइडलाइंस बनाएगी कंपनी, जिसमें कंपनी ये डिसाइड करेगी कि भैया हमें डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन। उसके बाद हाउ मच परसेंटेज, हाउ मच। दूसरा क्वेश्चन कि कंपनी को कितना परसेंट देना चाहिए। पहले कंपनी ने कितना दिया था, इस साल प्रोग्रेस कैसी है, और आने वाले टाइम में कंपनी के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके हिसाब से कंपनी डिसाइड करेगी कि भैया हमें कितना डिविडेंड देना चाहिए। अगर कंपनी ये डिसाइड करती है कि हाँ भैया देना है, अगर नहीं देना तो एक अलग बात है, ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है फिर आगे का। अगर कंपनी ये डिसाइड करती है कि हाँ भैया हमें डिविडेंड देना चाहिए, तो कंपनी ये डिसाइड करेगी कितना परसेंट देना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन, फॉर्म ऑफ डिविडेंड हमारी क्या होगी? फॉर्म ऑफ डिविडेंड हमारी क्या रहने वाली है? कंपनी किस फॉर्म में हमारा डिविडेंड जो वो पे करेगी? ठीक है, तो वही जो सब चीज़ें हैं उसके रिगार्डिंग जो पॉलिसी है, वही सारी पॉलिसी हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है कि भाई किस किस तरीके से कंपनी डिविडेंड पॉलिसी को बना सकती है, क्या क्या चीज़ें हैं, डिविडेंड की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो यही सब चीज़ें हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए
स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी बेसिकली क्या होती है, एक गाइडलाइंस होती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड पॉलिसी के जो डिसीजन आते हैं वो किस में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन में आते हैं। आपको डिविडेंड पॉलिसी, जब मैंने आपको बिजनेस फाइनेंस के डिसीजंस बताए थे, मैंने आपको डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो वहां पर 3 टाइप के डिसीजन बताए थे। कौन कौन से डिसीजन बताए थे? नंबर 1 फाइनेंसिंग डिसीजन, नंबर 2 इन्वेस्टिंग डिसीजन, नंबर 3 डिविडेंड डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या बताया था मैंने, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इन्वेस्टिंग डिसीजन में ये बताया था कि भाई आपने पैसा सिलेक्ट कर लिया, सोर्सेज सिलेक्ट कर लिए, पैसा अरेंज कर लिया, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको वो पैसा अरेंज करने के बाद कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, व्हाट आर द वेरियस प्रोजेक्ट अवेलेबल टू यू एंड वेयर यू हैव टू इन्वेस्ट दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, राइट। So now we have to another one option that what how we will go for the distribution of this surplus, ठीक है। तो वहां पे कंपनी ये डिसाइड करेगी कि भाई डिविडेंड से रिलेटेड कि कंपनी कितना पे आउट करेगी और कितना रिटेंशन करेगी। यहाँ पर जो सारा झमेला होता है वो पे आउट करने का या रिटेंशन का होता है। अगर कंपनी पे कर देगी तो वो डिविडेंड है, अगर कंपनी पे नहीं करेगी तो वो रिटेन अर्निंग या रिटेंशन होती है, ठीक है। तो यहां पर कंपनी क्या करेगी, एक डिस्ट्रीब्यूशन गाइडलाइंस बताएगी जो कि हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी का तय करेगा कि भाई कंपनी को क्या आगे का प्लान करना चाहिए, क्या प्रोसीजर कंपनी का रहना चाहिए। तो वो सारी डिविडेंड पॉलिसी में कंपनी डिसाइड करती है। इसके साथ साथ ये एक पैरामीटर डिसाइड करता है डिलीवरिंग रिटर्न ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर और द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम इन द बिजनेस। मतलब बेसिकली जितने भी हमारे बिजनेस में जितने भी लोगों ने इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट किया है, इक्विटी शेयर होल्डर ने या जितने भी शेयर होल्डर ने हमारा पैसा इन्वेस्ट किया, उनके लिए क्या है, रिटर्न है, ठीक है। एक रिवॉर्ड है उनके लिए कि उन्होंने अपनी हमारी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, उस इन्वेस्टमेंट के बदले में उनको एक रिवॉर्ड है, उनको एक ग्रेटिट्यूड है कि भाई आपने हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है और दिस इज द रिवॉर्ड और रिटर्न फॉर योर इन्वेस्टमेंट इन आवर कंपनी, राइट। सो डिविडेंड जो है बेसिकली कंपनीज का एक स्ट्रेटजी, बहुत बड़ी स्ट्रेटजी मानी जाती है, क्योंकि कंपनी को बहुत सोच समझ के डिसाइड करना पड़ता है कि कंपनी जो है डिविडेंड देगी या नहीं देगी। ये देखो कंपलसरी नहीं होता कि कंपनी डिविडेंड देगी ही देगी, इट इज़ द इंटरनल मैटर ऑफ द कंपनी। ये सारे मिलके जो है वो टीम डिसाइड करती है, पूरी मैनेजमेंट मिलके डिसाइड करती है कि भैया हमें डिविडेंड देना चाहिए या डिविडेंड नहीं देना चाहिए। अगर आपके पास फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है तो कंपनी उसके हिसाब से डिसाइड करेगी, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो कंपनी उसके हिसाब से डिसाइड करेगी और देखेगी कि भैया हमारे पास क्या क्या किस किस तरीके से हमें डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजन लेने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी जो है एक ऑब्लिगेशन है शेयर होल्डर का, ठीक है, वो हमें फुलफिल करना है। कंपनी डिसाइड करेगी कि भैया उसको किस तरीके से हमें हैंडल करना है और कैसे हम उस डिविडेंड को पे आउट करेंगे। तो यही जो सब चीज़ें हैं वो हमारी इसमें आती हैं और अपना जो वो डिसीजन लेती है कि भाई क्या क्या हमारा इसमें होना चाहिए। तो कंपनी के लिए अगर हम बोले डिविडेंड देना कंपलसरी होता है, डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं होता है, ये कंपनी की इंटरनल पॉलिसी है, ठीक है। क्योंकि आपका ये जो है इंटरनल मैटर है कंपनी का, अगर कंपनी चाहे तो डिविडेंड दे, कंपनी नहीं चाहती है तो डिविडेंड नहीं देगी। ये इंटरनल मैटर है कंपनी का, आराम से बैठ के कंपनी डिसाइड करेगी, पूरी टीम बैठेगी मैनेजमेंट की, वो बैठ के आराम से डिसाइड करेंगे कि भैया डिविडेंड देना है या नहीं देना है। ये इंटरनल मैटर है कंपनी का, राइट। तो ये जो सब चीज़ें हैं यहाँ पर एक गाइडलाइंस कंपनी सेट करेगी, एक पॉलिसी कंपनी सेट करेगी, जिसमें कंपनी ये डिसाइड करेगी कि भैया हमें डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, अगर देना चाहिए तो कितनी % देना चाहिए और किस किस तरीके से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना % हमें देना चाहिए और कितना % हमें रखना चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं सी चीज़ों को लेके हमारी डिस्क्रिपेंसी रहती है, जिसमें हम जो वो पे आउट और रिटेंशन को लेके हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो डिस्टर्बेंस हमारी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी जो वो ये सारा जो है कोई हमारी ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं होती है कि डिविडेंड कंपनी को पे करना ही करना है। यहाँ पर कंपनी जो वो ये डिसाइड करेगी भाई शेयर होल्डर को उसकी रिटर्न जो वो कैसे कंपनी पे आउट करेगी। तो वही सब चीज़ें हमारी यहाँ पर आती हैं, राइट। Okay, so dividend refer to that proportion of profit that is distributed among the owner or the shareholder, क्योंकि जो शेयर होल्डर होते हैं दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, राइट। सो यहाँ पर जो फाइनेंस मैनेजर जो है उसको बहुत सोच समझ के डिसाइड करना पड़ता है। एक इंटर रिलेटेड डिसीजन जो है हमारा ये होता है इन्वेस्टमेंट का, जहाँ पे जो फाइनेंस मैनेजर है उसको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा कि उसको फाइनेंसिंग और जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो बहुत सोच समझ के लेने पड़ेंगे और वहाँ पर देखने पड़ेंगे कि भाई जो शेयर होल्डर हैं उनका शेयर होता है प्रॉफिट में और कंपनी को भी पैसे की ज़रूरत होती है, तो कंपनी अपनी नीड को देखेगी या शेयर होल्डर की नीड को देखेगी। तो उस तरीके से कंपनी यहाँ पर अपनी एक गाइडलाइन सेट करेगी, अपनी एक पॉलिसी सेट करेगी,
उसी पॉलिसी को लेकर यहाँ पर जो डिसीजन रहते हैं वो डिसीजन हमारे केस में आ जाते हैं डिविडेंड पॉलिसी में आ जाते हैं, राइट। तो ये चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट, डिविडेंड रेफर्स टू द पार्ट ऑफ प्रॉफिट दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। जितना कंपनी ने डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का पार्ट शेयर होल्डर को दे दिया वो हमारा डिविडेंड, जितना हमारा हम अपने पास कंपनी ने रख लिया वो हमारा क्या बन जाएगा, रिटेन अर्निंग बन जाएगा। तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है वो हमारा क्या बन जाएगा, रिटेन अर्निंग बन जाएगा। डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म अफेक्ट बोथ द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एज वेल एज वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। अगर देखो हम शेयर होल्डर को पैसा नहीं देते हैं, अगर कंपनी शेयर होल्डर को पैसा नहीं देगी तो शेयर होल्डर को भी लगेगा कि भाई हमने इस कंपनी में पैसा लगाया तो हमारा फायदा क्या हुआ इस पैसे को लगाने का, राइट। तो यहाँ पर कंपनी जो है वो बहुत सोच समझ के डिसाइड करती है कि भाई ताकि कंपनी की जो हेल्थ है उस पर भी फर्क ना पड़े और शेयर होल्डर की वेल्थ पे कोई फर्क ना पड़े। मतलब कंपनी जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव भी करती रहे, उसके लिए एक नेगेटिव इमेज भी ना आए, उसकी जो गुडविल है वो भी बनी रहे और जो शेयर होल्डर है वो भी खुश रहे और कंपनी भी खुश रहे। तो इस तरीके से कंपनी जो है एक पॉलिसी अपनी बनाएगी, वही पॉलिसी जो है वो हमारी क्या होती है, डिविडेंड पॉलिसी होती है। कि डिविडेंड को लेके मतलब जो है चीज़ों का हमारा यहाँ पर रहता है। कुछ लोगों का मानना ये रहता है कि डिविडेंड पॉलिसी जो है इंटीरियर पार्ट है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का, ठीक है। तो मैनेजर मस्ट डिसाइड अपॉन द डिविडेंड अमाउंट, टाइमिंग, वेरियस अदर फैक्टर टू इन्फ्लुएंस द डिविडेंड पेमेंट। मतलब जब भी मैनेजमेंट ये डिसाइड करेगी तो उसको काफ़ी सारी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद सोच समझ के जो वो डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फ्यूचर में क्या प्लान कंपनी का है, या कंपनी क्या आगे के बारे में सोच रही है। तो उसको सोचने के बाद ही कंपनी क्या करे, अपना डिसाइड करे कि भैया मुझे डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो उसके हिसाब से कंपनी जो वो ये सारी चीज़ें अपनी प्लान करेगी कि भाई मुझे डिविडेंड देना चाहिए या डिविडेंड नहीं देना चाहिए। ओके, सो डिविडेंड की क्या इंपॉर्टेंस होती है, कंपनी को डिविडेंड क्यों देना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डिविडेंड, सबसे पहली चीज डेवलप शेयर होल्डर ट्रस्ट। कि अगर कंपनी कोई डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर को तो शेयर होल्डर का एक ट्रस्ट बनता है कंपनी के ऊपर कि हाँ भैया ये कंपनी जो है वो हमारी अच्छी कंपनी है और हमें हमारी रिटर्न के बदले में, हमारी इन्वेस्टमेंट के बदले में हमें रिटर्न दे रही है। अगर कंपनी मेरे को रिटर्न नहीं दे रही है या कंपनी ने मुझे कोई डिविडेंड नहीं दिया है तो कल को अगर कोई मान लो मेरे से पूछेगा कि भाई ये कंपनी कैसी है तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि कंपनी ने जब मुझे ही पैसा नहीं दिया तो मैं किसी को क्या बोलूँ कि भाई कंपनी आपको पैसा देगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं मतलब आपका ट्रस्ट जब कंपनी के ऊपर नहीं रहेगा तो आप की एक बॉन्डिंग कंपनी के साथ में एक अच्छी नहीं हो पाएगी, ठीक है। इन्फ्लुएंस द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब अगर आप एक कंपनी एक गुड अमाउंट ऑफ डिविडेंड देती है तो इससे बाकी लोग भी जो है वो आपके कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई आपकी कंपनी जो है एक बेटर कंपनी है, एक बेटर रिटर्न अपने शेयर होल्डर को दे रही है। तो इट वुड बी बेटर कि अपना जो कंपनी है वो आगे आपको डिविडेंड पे करती रहेगी। ओके, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, कंपनी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भाई आज हमारे पास पैसा नहीं है, आज हमारी जो कंडीशन है, हमारी कंडीशन का हमारे फ्यूचर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए कंपनी जो बहुत सोच समझ के डिसाइड करती है कि भाई फ्यूचर में मेरे पास क्या प्लान है और कंपनी फ्यूचर के लिए प्लान बना के चलती है और उसके बाद कंपनी डिसाइड करती है कि भैया हमें डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मुझे पता है भाई फ्यूचर में मुझे पैसा चाहिए तो मुझे आज डिविडेंड देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से कंपनी प्लानिंग कर लेगी कि भाई मुझे जो है वो इन्वेस्टर से पैसा चाहिए, इन्वेस्टर के मतलब बारे में मुझे सोचना है या अपनी गुडविल मेंटेन करनी है, अपना मार्केट प्राइस आपको मेंटेन करना है। तो कंपनी उसके हिसाब से इन फैक्टर को कंसीडर करेगी, ध्यान में रखेगी, उसके बाद कंपनी डिसाइड करेगी, राइट। इक्विटी इवैल्यूएशन, जब भी कंपनी इक्विटी इवैल्यूएशन करेगी तो उसकी वैल्यूज को इंक्रीज करने के लिए कंपनी को डिविडेंड पे आउट करना पड़ेगा। कंपनी को ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कंपनी किस तरीके का डिविडेंड आपका देती है और उसके हिसाब से कंपनी जो वो डिसाइड करेगी कि भाई हमें डिविडेंड देना चाहिए या डिविडेंड नहीं देना चाहिए। तो उसके हिसाब से कंपनी ये चीज़ें करेगी। मार्केट वैल्यू, स्टेबिलिटी ऑफ द शेयर, मार्केट वैल्यू को स्टेबल करने के लिए कंपनी को जो वो टाइम टू टाइम अपना जो डिविडेंड है वो पे ऑफ करना चाहिए और टाइम टू टाइम उसके अकॉर्डिंगली कंपनी को चीज़ों को देखना चाहिए कि भाई हमें डिविडेंड अगर हम देते हैं तो हमारी जो मार्केट वैल्यू है, हमारी जो अर्निंग पर शेयर है उस पर हमारा क्या फ़र्क पड़ रहा है, या उससे हमारा जो डिविडेंड अगर कंपनी देती है तो उससे हमारा जो मार्केट शेयर है, हमारी जो वैल्यू है उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, राइट। मार्केट फॉर प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर, कि ठीक है भाई अगर कंपनी डिविडेंड इनको टाइमली डिविडेंड देती है तो ऑब्वियसली बात है कि जो डिवेंचर होल्डर है वो आपको पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे और कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी अपना जो डिविडेंड उनका बनता है वो टाइम पे अपनी पेमेंट
कर पाएगी और इन लोगों का भी आपकी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बना रहेगा। ठीक है। डिग्री ऑफ कंट्रोल, अगर कंपनी जो है जब भी डिविडेंड पॉलिसी के बारे में बात करेगी तो डिग्री ऑफ कंट्रोल का भी कंपनी यहाँ पे मैटर अपना जो है वो ध्यान में रखेगी। डिग्री ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि भाई आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है कैसे रहेगी। देखो जब भी कंपनी डिविडेंड देगी या डिविडेंड नहीं देगी तो उसका हमारे डिसीजन ऑफ कंट्रोल पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो लोग मैनेजमेंट में बैठे हैं उन लोगों ने आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है। तो जो शेयर होल्डर हैं आपका, उन लोगों ने आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, अब उनको रिटर्न नहीं मिल रही है तो वो क्या करेंगे, डिसीजन में आपका चेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको चाहिए पैसा और आपने उनको पैसा दिया नहीं। तो वो मैनेजमेंट, या तो वो मैनेजमेंट का डिसीजन चेंज कर देंगे या मैनेजमेंट के पर्सन जो है उनको चेंज कर देंगे, ताकि लोग जो है वो उनको बेनिफिट करें। और ऑब्वियस सी बात है कि मैंने जिस कंपनी में पैसा लगाया, अगर मुझे वहाँ से कोई रिटर्न नहीं मिल रही तो मैं उस कंपनी में पैसा क्यों लगाऊंगा, जबकि मेरे पास इतने अच्छे अच्छे ऑल्टरनेटिव्स मेरे पास हैं, तो मैं वहाँ पे जाके पैसा लगा दूंगा। क्यों आपके शेयर्स में पैसा लगाऊंगा? मैं नहीं लगाऊंगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे जो इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है। रेजिंग ऑफ सरप्लस ऑफ फंड, मतलब कंपनी के पास अगर आज के टाइम में पैसा नहीं है, सरप्लस पैसा अगर उठाना है, तो कंपनी को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि भाई आज अगर हम आज हमारे पास पैसा है, सो वी विल प्रोवाइड यू सरप्लस फंड एज अ फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है। तो कंपनी जो वो उनको डिविडेंड के फॉर्म में आपको पैसा दिलवाएगी। ठीक है। तो उसके हिसाब से कंपनी जो वो सरप्लस अपना जो फंड है वो इन्वेस्ट करेगी, और कंपनी को एक्स्ट्रा अगर पैसा चाहिए तो उसको आज की डेट में डिविडेंड देना पड़ेगा। ठीक है। टैक्स एडवांटेज, टैक्स एडवांटेज मतलब जो है यहाँ पर कंपनी को मिलता है। ठीक है। अगर कंपनी डिविडेंड पे करती है तो उसमें इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर वो जो आपका टैक्स फ्री होता है। ठीक है। तो इसमें ये जो है वो आपको एडवांटेज जो वो आपको शेयर होल्डर को मिलता है। ठीक है। इनमें से शेयर होल्डर या कंपनी, कोई एक इनकम पे एक ही बार टैक्स आपका पे किया जाएगा। ठीक है। दोनों में से कोई एक पर्सन जो वो आपका टैक्स पे करेगा, या तो कंपनी या शेयर होल्डर। अगर कंपनी टैक्स पे कर देगी तो उस पर जो वो शेयर होल्डर जो है, शेयर होल्डर के हैंड्स में आपका क्या रहेगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी टैक्स पे नहीं करती है, क्योंकि जो डिविडेंड की इनकम है वो आपकी टैक्स ऑलरेडी कंपनी पे कर चुकी होती है उस टाइम पे, और उसके बाद कंपनी जो वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो वो आपका, अगर आपको डिविडेंड मिला है तो वो टैक्सेबल रहेगा इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। तो कंपनी के लिए वो क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहता है। टैक्स का बेनिफिट वहाँ पे कंपनी को मिलेगा कि डिविडेंड इनकम पे कोई टैक्स आपको पे नहीं करना है, वो इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर आपका टैक्सेबल रहेगा। राइट। ओके। तो अगर मैं बात करूं कि आपका जो है डिविडेंड पॉलिसी कब और कैसे ज़रूरी होती है, तो लोअर डिविडेंड इन द इनिशियल स्टेज, मतलब कंपनी जस्ट सेटअप हुई है तो कंपनी को बहुत भारी भरकम डिविडेंड देने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी जो वो इनिशियली जो वो थोड़ा थोड़ा डिविडेंड कंपनी देती रहे, ताकि लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर बना रहे और लोगों को लगे कि हाँ भाई कंपनी धीरे धीरे स्टार्ट हुई है। जैसे जैसे कंपनी स्टार्ट करेगी, प्रोग्रेस करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें पैसा देगी। स्टार्टिंग में तो आप थोड़ा बहुत पैसा भी दे दोगे तब भी उनके लिए बेनिफिशियल होता है। तो इसमें आपको जो है, मतलब कंपनी जो है चाहे थोड़ा पैसा दे बट उनको थोड़ा बहुत पैसा देती रहे। ऐसा ना हो कि कंपनी स्टार्टिंग से ही पैसा ले लिया और उनको डिविडेंड नहीं दे रही। तो चाहे थोड़ा पैसा दे लेकिन उनको पैसा देना चाहिए कंपनी को। ठीक है। ग्रेजुअल इंक्रीज इन डिविडेंड, जैसे जैसे कंपनी मार्केट में अपनी वैल्यू बढ़ाएगी, अपनी रेपुटेशन बढ़ाएगी, तो उसके हिसाब से धीरे धीरे कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपना जो डिविडेंड है वो कंपनी इंक्रीज करे और देखे कि भाई इस तरीके से जो चीज़ें हैं, जैसे जैसे हमारी प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो रहा है, हमारा मार्केट शेयर हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो उसके साथ साथ हमें जो है अपना डिविडेंड में भी इंक्रीमेंट आपको करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो हमारी इसमें आ रही हैं। ठीक है। इसके साथ साथ आपको जो है स्टेबिलिटी लेकर आनी पड़ेगी। स्टेबिलिटी लेकर आनी पड़ेगी मतलब कंपनी जब मार्केट में सर्वाइव करती है तो उसके हिसाब से कंपनी को थोड़ा सा देखना पड़ता है कि भाई मार्केट में स्टेबिलिटी है या नहीं है। तो डिविडेंड में भी आपको स्टेबिलिटी लेकर आनी पड़ेगी। मतलब ठीक है, मतलब आप कंपनी चाहे कम पैसा दे लेकिन एक रेगुलर और स्टेबल डिविडेंड कंपनी देती रहे अपने शेयर होल्डर को, ताकि उससे जो बेनिफिट है वो आपको मिलने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, सुपीरियर डिविडेंड पॉलिसी, व्हेन द कंपनी कैन सर्वाइव इन द मार्केट इट शुड बी एंश्योर द स्टेबल रेट ऑफ डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर, इट लीड टू रिटेंशन शेयर होल्डर एंड गेन इन्वेस्टर इंटरेस्ट। मतलब आपके जो शेयर होल्डर हैं उनको
रिटेन करने के लिए और उनको जो टाइमली अपना पेमेंट करने के लिए कंपनी को थोड़ा सा स्टेबिलिटी लेकर आनी पड़ेगी। चाहे थोड़ा पैसा दे कंपनी, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा आपका कंपनी रेगुलर टाइम इंटरवल पे कंपनी को देना चाहिए। इससे मतलब जो है धीरे धीरे कंपनी की जैसे जैसे प्रोग्रेस रहेगी, अगर कंपनी की प्रोग्रेस कम है तो कंपनी डिविडेंड कम कर दे, अगर कंपनी की प्रोग्रेस अच्छी है तो डिविडेंड का रेट अपना बढ़ा दे। ऑब्वियसली बात है कि इस तरीके से ही कंपनी सारा रोल जो है वो अपना प्ले करेगी और उसके हिसाब से कंपनी देखेगी कि भाई किस तरीके से उसको मतलब जो गेम है वो आपको करना चाहिए। तो उसके हिसाब से कंपनी जो है सारी चीज़ें अपनी प्लान करेगी और देखेगी कि भाई कैसे आपको जो है वो आगे के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आपके फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे डिविडेंड की पॉलिसी को अफेक्ट करेंगे। तो चलिए वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपकी फंड लिक्विडिटी, आपके पास जो फंड है वो लिक्विड पोजीशन में आपका कितना है। अगर अवेलेबल है तो कंपनी उसके बाद उसके हिसाब से सोचेगी, अगर अवेलेबल नहीं है तो कंपनी उसके हिसाब से सोचेगी कि किस तरीके से हमें डिविडेंड देना चाहिए। आपके पास सरप्लस फंड अवेलेबल है या नहीं है, फंड की लिक्विडिटी आपके पास है या नहीं है। नेक्स्ट, पास्ट डिविडेंड रेट। पास्ट डिविडेंड रेट भी कंपनी को बहुत सोच समझ के मतलब जो है प्रेजेंट सिनेरियो जो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पास्ट में कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया था और इस बार कंपनी कितना डिविडेंड पे कर रही है। तो उसके हिसाब से कंपनी जो यहाँ पर डिसाइड कर लेगी कि भाई हमारा ये रेट ऑफ डिविडेंड है और इस तरीके से हम अपना जो डिविडेंड है वो पे करने वाले हैं। तो उसके हिसाब से कंपनी डिसाइड कर लेगी, राइट। अर्निंग स्टेबिलिटी, अगर कंपनी की स्टेबल अर्निंग है तो उसको कंपनी को डिविडेंड देने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टेबिलिटी ही नहीं है कंपनी की तो उसके हिसाब से कंपनी जो वो अपना डिसाइड करेगी कि भाई हमें डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट, डेट ऑब्लिगेशन, अगर कंपनी ने बाहर से ज़्यादा पैसा लिया हुआ है, बाहर को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है कंपनी को, तो कम डिविडेंड पे करे। अगर कंपनी की डेट ऑब्लिगेशन इतनी ज़्यादा नहीं है तो बेटर है कि कंपनी अपने जो शेयर होल्डर हैं उनको टाइमली पेमेंट कंपनी कर दे। ठीक है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर कंपनी के पास कोई फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो कंपनी उसके हिसाब से डिसाइड कर ले कि भाई उसके हिसाब से अपना जो वो कंपनी डिसाइड कर ले कि भाई मुझे इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए, दीज आर द फ्यूचर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू मी। तो उसके हिसाब से कंपनी को जो वो पैसा अपना पे आउट और रिटेंशन करनी चाहिए। अगर अपॉर्चुनिटी है तो बेटर है कंपनी आज पैसा रख ले, फ्यूचर में पैसा दे देगी। ठीक है, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो बेटर है कि कंपनी आज का जो पैसा है वो आज ही निपटारा कर दे। कंट्रोल पॉलिसी, कंट्रोल पॉलिसी का मतलब होता है कि कंपनी किस तरीके से अपनी कंट्रोल पॉलिसी जो वो बना रही है, या डिविडेंड को लेके कंपनी जब पॉलिसी बना रही है कि भाई कंपनी ये कहती है कि भाई हमारे पास इतना इतना जो कंट्रोलिंग पावर है, ठीक है, मतलब डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल आपका नहीं होना चाहिए, तो उसके हिसाब से कंपनी जो वो ये सारी पॉलिसी अपना डिसाइड करेगी। नेक्स्ट है शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशन, शेयर होल्डर की क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे। मतलब कुछ कई बार क्या होता है कि शेयर होल्डर कहते हैं कि नहीं भैया हमें चाहे 2 रुपये दे कंपनी पर दे। कुछ शेयर होल्डर हमारे ये कहते हैं कि भैया ऐसा है चाहे कंपनी हमें पैसा ना दे लेकिन कंपनी की ग्रोथ होगी तो हमें फ्यूचर में आज नहीं तो कल मतलब जो पैसा हमें इंक्रीमेंट करके मिल जाएगा। अब शेयर होल्डर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कंपनी को लेके क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है, तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पर आ जाती हैं। नेक्स्ट, पास्ट डिविडेंड रिस्क। पास्ट डिविडेंड रिस्क का मतलब यहाँ पर यह है कि पास्ट डिविडेंड जो कंपनी ने पे किया था उसमें कंपनी का क्या रिस्क था। ठीक है, कि मतलब कंपनी ने टाइमली उसकी पेमेंट कर दी थी या नहीं कर पाई थी कंपनी। कई बार होता है कि मतलब कंपनी ने प्रीवियस डिविडेंड ही नहीं पे कर पाई है कंपनी, तो इस साल का डिविडेंड का नंबर आ गया, अब कंपनी कैसे पे करेगी उसको, तो आपको जो वो ध्यान रखना है। ठीक है, कंपनीज फाइनेंशियल पॉलिसी, कंपनी की फाइनेंशियल पॉलिसी कैसी है, कंपनी का जो मतलब जो है मनी है वो कैपिटल है उसको लेके कंपनी क्या क्या पॉलिसी है, तो उस पर भी आपका डिविडेंड जो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कंपनी ने जो भी फाइनेंशियल पॉलिसी बनाई है उसको कंपनी किस तरीके से प्लान आउट करेगी। इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल मतलब आपकी जो ट्रेड साइकिल है यानी बिजनेस साइकिल है, मतलब उसमें ट्रेड किस तरीके से आपका हो रहा है। अगर टाइमली आपका सही तरीके से आपका ट्रेड हो रहा है तो आपको जो डिविडेंड है वो कंपनी सही बिजनेस अगर हमारा चल रहा है, बूम पे हमारी साइकिल चल रही है, तो उसके हिसाब से मतलब जो है कंपनी हायर रेट ऑफ डिविडेंड आपको पे करेगी। अगर हम खुद डिक्लाइन में जा रहे हैं तो आपको डिविडेंड कैसे देंगे हम, तो ये भी कंपनी डिसाइड करेगी। बोरोइंग एबिलिटी, बोरोइंग एबिलिटी का मतलब क्या होता है कि चलो मान लो एक बार को कंपनी ने पैसा दे भी दिया डिविडेंड की फॉर्म में, अगर मान लो इनकेस अगर फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी आई और कंपनी को पैसा की ज़रूरत है, पैसा चाहिए कंपनी को, तो उस टाइम पे कंपनी को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर कंपनी को लगता है
कि भैया उस टाइम पे मुझे कोई पैसा नहीं देगा, तो कंपनी बेटर है सेफ्टी पर्पस के लिए आज की डेट में पैसा जो वो रिटेन करेगी, फ्यूचर के लिए पैसा जो वो अपना अपना ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा बहुत पैसा अपना जो रिटेन करके रखी। कंपनी को पता है कि भाई अगर क्या है, भाई मैं अगर मुझे बाहर से इजीली फंड अवेलेबल हो जाएगा, मैं जब चाहे जैसे चाहे फंड रेज कर सकती हूँ, तो उसके हिसाब से कंपनी क्या करेगी, बेटर है कि भाई जो पैसा है इनका डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लीगल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, और आपकी जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं वो क्या कहती हैं कि कब कब डिविडेंड पे करना चाहिए और कैसे कैसे डिविडेंड पे करना चाहिए। डिविडेंड हमेशा जो पे होता है वो आपको पेड अप कैपिटल पे होता है, मतलब कंपनी ने जितना पैसा अपना मंगाया है और आपने उसमें से कितना पैसा पे कर दिया है, उसके हिसाब से कंपनी जो वो डिविडेंड पे करेगी। अब मान लो कंपनी ने 10 रुपये आपका शेयर वैल्यू थी, 10 रुपये में कंपनी ने 8 रुपये कॉल्ड अप करे हैं, 8 में से आपने 6 रुपये दिए, तो आपको 6 रुपये के हिसाब से ही डिविडेंड आपको पे किया जाएगा। ठीक है। तो लीगल रिस्ट्रिक्शंस को लेके कई बार क्या होता है कि कंपनी जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर करेगी उस दिन के बाद 90 दिन के अंदर अंदर कंपनी को डिविडेंड की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो उसके हिसाब से कंपनी जो वो अपना ये डिसाइड करेगी कि भाई किस किस तरीके से कंपनी अपनी जो डिविडेंड पॉलिसी है वो अपना रखेगी। कॉर्पोरेट टैक्सेशन पॉलिसी, मतलब आपका जो टैक्स का जो पंगा है वो आपका क्या है, टैक्स के पंगे को कंपनी ध्यान में रखेगी कि भाई कितना डिविडेंड आपको देना चाहिए। अगर टैक्स बढ़ता है तो हमारे डिविडेंड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको भी कंपनी डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शंस के भैया इतना तो आपको देना ही देना है, या ये आपको जो वो करना पड़ेगा। टैक्स घटता है या बढ़ता है, ये चीज़ आपको जो है वो इसके दायरे में आएगी, इसके दायरे में नहीं आएगी एज़ पर द कंपनी एक्ट 2013। तो उसमें जो भी लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सारी आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। जो भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते हैं डिविडेंड को लेके कि कंपनी इससे ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे सकती, या इससे ज़्यादा अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो वो कैश की फॉर्म में ना दे करके अदर देन कैश देगी, या इतने तक का डिविडेंड बनता है तो कंपनी कैश में दे सकती है, या ये दीज आर द पर्सन अवेलेबल फॉर डिविडेंड। ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट, अगर हमारे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो सबसे बड़ी बात है कि भाई अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो हम आगे के बारे में सोचेंगे, अगर हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है तो हम आराम से चुपचाप बैठे रहेंगे। प्रॉफिट ही नहीं है तो कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करूँ मैं आपको, ठीक है, अपनी जेब से थोड़ी लगाऊंगा, एसेट बेच के डिविडेंड थोड़ी दूंगा मैं। ठीक है। तो उसके हिसाब से कंपनी जो वो ये डिसाइड करेगी कि भैया मुझे आगे का क्या प्लान करना चाहिए, मेरे पास जो वो पॉलिसी मेरे पास कोई है या नहीं है। ओके। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। कंपनी कौन कौन सी डिविडेंड पॉलिसी जो वो फॉलो कर सकती है। ठीक है। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी और नो डिविडेंड पॉलिसी। तो इसमें से कंपनी कोई भी डिविडेंड पॉलिसी कंपनी फॉलो कर सकती है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। तो हमारी कौन कौन सी पॉलिसी हो गई, 4 तरीके की पॉलिसी हो गई। कौन कौन सी, नंबर 1 स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, नंबर 2 रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, नंबर 3 इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी और नंबर 4 नो डिविडेंड पॉलिसी। कंपनी इनमें से कोई भी डिविडेंड पॉलिसी अपनी डिसाइड कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है कि भाई ये हमारी डिविडेंड पॉलिसी रहने वाली है आने वाले टाइम पीरियड के लिए, तो उसके हिसाब से कंपनी ये सारी चीज़ें डिसाइड करेगी। ठीक है। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी की। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी का मतलब होता है कंपनी कुछ स्टेबिलिटी लेकर आती है। कंपनी ये कहती है कि भाई हम कुछ स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, मतलब कुछ चीज़ें हमारी स्टेबल रहेंगी, मतलब एक जो है एक फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो वो कंपनी शेयर होल्डर को देती है। तो वही चीज़ हमारी यहाँ पर स्टेबल में आती है। स्टेबल को अगर हम बात करें तो उसमें 3 तरीके की चीज़ें हमारी आती हैं। ठीक है। 3 तरीके की स्टेबल पॉलिसी हमारी होती है। पहली चीज़ कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, ठीक है, कांस्टेंट पे आउट रेशो और स्टेबल रुपी प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड। ठीक है। अब देखो ये होता क्या है, जब ये कंपनी कहती है कि भैया हम तो मतलब 2 रुपीज़ पर शेयर आपको देंगे, कंपनी ने बोल दिया कि भैया हम हर साल आपको 2 रुपये पर शेयर हम आपको देंगे, तो यहाँ पर कंपनी ने क्या बोल दिया, भैया हर साल हम आपको 2 रुपये देंगे। आपका चाहे शेयर जितने मर्जी का है, जैसे मान लो जिसके 10 शेयर होंगे वो 10 के हिसाब से लगा लेगा, जिसके 50 शेयर होंगे वो 50 के हिसाब से लगा लेगा, हर शेयर के 2 रुपये हम आपको देंगे। ठीक है। तो इसमें क्या है कि इतना डिविडेंड आपको जो वो मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कंपनी क्या है, यहाँ पे कंपनी जो वो अपनी पे आउट रेशो निकालती है, फिक्स पे आउट रेटो कंपनी कहती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कंपनी ने बोल दिया कि मैं अपनी जितनी भी अर्निंग आएगी उसका 20% जो है वो क्या करूँगे, पे आउट कर दूंगी डिविडेंड की फॉर्म में। अब मान लो कंपनी की 100 रुपये अर्निंग हुई,
तो ये क्या करेगी, 20 रुपये जो वो डिविडेंड की फॉर्म में दे देगी। अब मान लो कंपनी की जो 500 रुपये अर्निंग हुई, तो 500 का 20% कितना हो गया आपका, 100 रुपीज़। तो कंपनी 100 रुपीज़ जो वो डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। देखो यहाँ पर ये अर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरी अर्निंग बढ़ेगी तो मेरी जो है वो डिविडेंड का अमाउंट बढ़ेगा, अगर मेरी अर्निंग घटेगी तो मेरा डिविडेंड का अमाउंट घटेगा। फिक्स क्या है, परसेंटेज, जितनी भी मेरी इनकम होगी उसका 20% फिक्स। ठीक है, अगर मेरी 10 रुपये की इनकम होगी तो 10 में से मेरा जो 20% है यानी 2 रुपये, मैं वो भी खर्च करने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे 1000 रुपये होगी तो 1000 का 20% 200 रुपये, तो वो उसके हिसाब से मैं क्या कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा। उतना डिविडेंड मुझे देना है, मेरी जो भी अर्निंग होगी उसका 20% मैं आपको जो वो डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो यहाँ पर भी एक जो स्टेबिलिटी है कंपनी की आ रही है। नेक्स्ट आता है आपका स्टेबल रुपीज़ प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड। स्टेबल रुपीज़ प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड जो है वो आपका इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। क्या कहता है कि जैसे मान लो आपको 2 रुपये तो हम देंगे ही देंगे, प्लस आपका रेस्ट जो है वो आपका डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर मतलब 2 रुपये तो हम आपको देंगे ही देंगे, लेकिन 2 रुपये से ऊपर अगर हमारी अर्निंग हुई, हमारी कैपेसिटी अगर अच्छी हुई, हमारा प्रॉफिट अच्छा हुआ, तो हम आपको एक्स्ट्रा डिविडेंड भी दे देंगे। ठीक है, तो जो इस तरीके की पॉलिसी होती है, ऐसी पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल रुपीज़ प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड। तो इस तरीके से कंपनी ये जो चीज़ें हैं वो अपनी फॉलो कर सकती है। मतलब देख सकते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। मतलब कंपनी उसके हिसाब से जो पॉलिसी है वो फॉलो करेगी और देखेगी कि भाई हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो हम इस तरीके से फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी जो है वो अपना स्टेबल रुपीज़ प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड जो वो कंपनी यहाँ पर फॉलो करेगी। ठीक है, एक होता है रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी का मतलब है कंपनी एक रेगुलर बेसिस पे आपको जो वो डिविडेंड पे कर रही है। मतलब आपको कंपनी को चाहे प्रॉफिट है चाहे कंपनी को प्रॉफिट नहीं है, लेकिन फिर भी एक रेगुलर डिविडेंड कंपनी पे कर रही है, चाहे कम कर रही है चाहे ज़्यादा कर रही है। यहाँ पर एक रेगुलरिटी कंपनी की जो वो लगा रही है। व्हेन गेन इज़ हाई द शेयर होल्डर अर्निंग विल बी ऑल्सो हाइक, वाइस वर्सा। अगर आपकी डाउन हो जाती है तो आपको कम होगा। ठीक है, लेकिन कंपनी जो है वो अपनी गुडविल को मेंटेन करने के लिए एक जो रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी जो है वो कंपनी अपने जो शेयर होल्डर हैं उनको पे कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारी पॉलिसी है वो कैसी है, इरेगुलर। अगर प्रॉफिट होगा तो हम देंगे, अगर नहीं होगा तो हम नहीं देंगे। कहाँ से देंगे, अपनी जेब से थोड़ी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो है वो चेंजेबल पॉलिसी होती है कि मतलब कंपनी और मे नॉट हैव द कैपेसिटी टू पे आउट द डिविडेंड। मतलब कंपनी को प्रॉफिट है तो कंपनी डिविडेंड पे करेगी, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं है तो कंपनी डिविडेंड पे नहीं करेगी। तो उसके हिसाब से टॉप लेवल मैनेजमेंट जो वो आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड लेंगे कि भाई आपको डिविडेंड जो वो आपको देना है, डिविडेंड उनकी प्रायोरिटी है या नहीं है। अगर उनकी प्रायोरिटी है तो कंपनी डिविडेंड देगी, अगर उनकी प्रायोरिटी नहीं है तो कंपनी डिविडेंड नहीं देगी। ठीक है, नो डिविडेंड पॉलिसी, कंपनी डिक्लाइनिंग में है, लॉस में चल रही है, तो उस सिचुएशन पे कंपनी जो वो एडवर्स कंडीशन अगर हमारी चल रही है तो उस सिचुएशन में कंपनी कोई भी डिविडेंड जो वो अपना पे नहीं करेगी। तो उसके हिसाब से कंपनी जो ये डिसाइड कर लेगी यहाँ पे कि यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट नहीं है या कंपनी को जो है वो लग रहा है कि बिजनेस ग्रोथ को लेकर आपको जो है पैसा चाहिए या आपके पास कोई फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है उसके लिए आपको पैसा चाहिए, तो उस सिचुएशन में कंपनी जो वो आपकी क्या करेगी, अपनी इनकम को सस्टेन कर लेगी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और उसको जो है कंपनी वहाँ पर डिविडेंड पे नहीं करेगी। हमारी एडवर्स कंडीशन चल रही है, हमारी कंपनी इस कैपेबिलिटी में नहीं है कि कंपनी आगे डिविडेंड पे आउट कर सके, तो उसको कंपनी को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई हमारी जो कैपेसिटी है वो उतनी है या नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर आपका आता है फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड। फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या है, कंपनी किस फॉर्म में डिविडेंड देगी। कई बार लोगों का मानना ये रहता है कि भाई फॉर्म्स क्या होती हैं, मतलब कंपनी हमेशा कैश में ही डिविडेंड देती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। कंपनी इन चारों में से किसी भी फॉर्म में पैसा दे सकती है। कैश डिविडेंड, ये तो आप जानते ही हो कि कंपनी के पास अगर सफिशिएंट कैश है तो बेटर है कि भाई कंपनी कैश की फॉर्म में पैसा देगी। नंबर 2, स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो है ऐसे में, जैसे आपके जो शेयर्स हैं, बोनस शेयर्स वगैरह,
ये कंपनी अपना दे देती है कि मतलब कंपनी जो है वो अभी आपका डिविडेंड आपका बनता है तो आपकी जितनी वैल्यू बनती है उसके हिसाब से कंपनी आपको एडिशनल शेयर जो वो इशू करके दे देती है। तो आपको जैसे मान लो भाई कंपनी ने बोला कि भाई हम इतने के जो शेयर हैं वो हम आपको दे देंगे, जिसकी जैसी वैल्यू है उसके हिसाब से कंपनी जो वो अपना शेयर जो वो डिविडेंड की फॉर्म में आपको दे देती है। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर्टी डिविडेंड। प्रॉपर्टी डिविडेंड का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी डिविडेंड का मतलब होता है आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट है, तो उसके बदले में आपने जो डिविडेंड के बदले में वो एसेट अपनी दे दी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी डिविडेंड बोलेंगे। नेक्स्ट आता है बॉन्ड डिविडेंड। बॉन्ड डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कंपनी को कुछ बॉन्ड है आपके, ठीक है, यहाँ पर कंपनी के पास कुछ ऐसा पैसा है, मतलब जो कंपनी डिविडेंड देती है तो उसके बदले में कंपनी बॉन्ड इशू करती है। कंपनी क्या बोलेगी कि भैया ऐसा है, देखो आपका इतना पैसा बनता है, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 1 लाख रुपये आपका बनता है, तो हम आपको बॉन्ड इशू करते हैं, आपसे आप हमसे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद इतना पैसा हमसे ले लेना। तो वहाँ पर जो वैल्यू वगैरह जो है वो आपके उसके हिसाब से कंपनी डिसाइड कर देती है। मतलब कंपनी बोलती है कि भैया 1 साल बाद हम आपको इतना पैसा दे देंगे। तो वही सब जो चीज़ें हैं वो हमारी किस में आ जाती है? फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड में आ जाती हैं, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिविडेंड। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कैश डिविडेंड, अगर कंपनी के पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल है तो कंपनी कैश की फॉर्म में डिविडेंड देगी। अगर कंपनी के पास कैश नहीं है तो कंपनी शेयर दे देती है डिविडेंड के बदले में, जितने आपका अमाउंट बन रहा है शेयर का उतना आपको जो है वो डिविडेंड आपको कंपनी दे देगी। ठीक है, प्रॉपर्टी डिविडेंड मतलब कोई एसेट वगैरह कंपनी दे देती है, और बॉन्ड डिविडेंड मतलब यहाँ पे कंपनी कुछ बॉन्ड इशू कर देगी। कंपनी कहती है कि भाई इतनी वैल्यू है आपके, इतने के हम बॉन्ड आपको दे देते हैं, जब आपको ज़रूरत होगी तब आपसे हमसे इतना पैसा ले लेना, बट फिलहाल के लिए हम आपको जो पेमेंट नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा जो वो डिविडेंड पॉलिसी की थ्योरीज। ठीक है, थ्योरीज को लेके कई बार आपका जो वो क्वेश्चन आपका आता है, इसके एजम्पशन, इसकी थ्योरीज, इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है, इसके फॉर्मूले भी बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें से कई बार आपका अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो वो 5 थ्योरी हैं इसमें, वॉल्टर, गॉर्डन, एमएम, रेजिडुअल, लिंटनर। ठीक है, तो ये इस तरीके की 5 थ्योरी हमारी जो है वो इसमें आती हैं। तो जैसे हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ा था, वहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ डिसाइड करी थी कि कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरीज थी उसमें ये बताया था कि मतलब आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, अगर कंपनी डेट बढ़ाती है तो उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या उसका हमारा जो वैल्यू ऑफ फर्म है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ये चीज़ें आपकी इसमें रहेंगी। ठीक है, तो कुछ लोगों ने आपका ये बोला कि अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो उसका मार्केट प्राइस पे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो कुछ लोगों ने बोला यस, अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो उसका मार्केट प्राइस पे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोगों ने बोला नहीं, डिविडेंड का मार्केट प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिविडेंड का मार्केट प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जिन लोगों ने बोला फ़र्क पड़ेगा उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल थ्योरी, और जिन लोगों ने बोला फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको बोलते हैं, इनको जिन लोगों ने बोला फ़र्क पड़ेगा उसको बोलते हैं रेलिवेंसी थ्योरी, जिन लोगों ने बोला फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको बोलते हैं इरेलीवेंसी थ्योरी। वॉल्टर और गॉर्डन दोनों आपके रेलिवेंसी थ्योरी के सपोर्टर थे, और जिन लोगों ने ये बोला कि भाई इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको हम बोलते हैं इरेलीवेंसी थ्योरी सपोर्टर। कई बार आपका क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इनमें से कौन सी थ्योरी ऐसी है जो रेलिवेंसी थ्योरी को सपोर्ट करती है और कौन सी थ्योरी ऐसी है जो इरेलीवेंसी थ्योरी को सपोर्ट करती है। तो आइए, ये जो चीज़ है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्टर मॉडल। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, वॉल्टर ने ये बताया था कि अगर कंपनी, कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसका हमारे प्राइस पे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। इट मीन्स डिविडेंड आर द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ द प्राइस और मार्केट शेयर, कि मतलब अगर डिविडेंड से इन्फ्लुएंस होके लोग आपका जो पैसा है वो अपना मार्केट में क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, आपकी वजह से, डिविडेंड की वजह से मार्केट में आपको पैसा मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसने बताया कि चॉइस ऑफ द डिविडेंड पॉलिसी ऑलमोस्ट ऑलवेज अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द एंटरप्राइज, मतलब आपका जो डिविडेंड है वो एक मेन इंग्रेडिएंट होता है वैल्यू ऑफ द एंटरप्राइज डिटरमाइन करने के लिए।
ठीक है। तो वॉल्टर मॉडल ने ये क्या बताया था कि वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड अपॉन द फर्म्स अर्निंग लेवल, कि मतलब फर्म का जो अर्निंग लेवल है उसके ऊपर भी कंपनी का डिपेंड करता है कि कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है और किस तरीके से कंपनी अपना जो पैसा है वो अर्न कर रही है। डिविडेंड पे आउट रेशो और कांस्टेंट री इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी कैसी है, और कंपनी के जो शेयर होल्डर जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो कितनी है, तो उसके हिसाब से कंपनी की जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं। कई बार इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आया गया कि भाई आपका डिविडेंड जो है वो किन किन चीज़ों पे आपका डिपेंड करता है। तो इन्होंने क्या बोला, वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड अपॉन द अर्निंग लेवल। पहली चीज़ कि फर्म का जो अर्निंग लेवल है वो आपका क्या है। दूसरी चीज़ डिविडेंड पे आउट रेशो, कंपनी ने कितना पे आउट करा है। ठीक है। तीसरी चीज़ कॉन्स्टेंट री इन्वेस्टमेंट, मतलब कंपनी कितना री इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है। और इसके बाद आपका शेयर होल्डर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये जो है वो आपका इस पे डिपेंड करता है। ये 4 फैक्टर इन्होंने बताए। ठीक है। कौन कौन से, फर्म का अर्निंग लेवल कितना है, फर्म के जो डिविडेंड पे आउट रेशो है वो कितनी है, कंपनी की री इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है, और आपका जो शेयर होल्डर की जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या है आपकी कंपनी से। कंपनी मतलब जो शेयर होल्डर हैं वो आपकी कंपनी से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी हमें कितना रेट ऑफ डिविडेंड जो वो देने वाली है, तो उसके हिसाब से ये चीज़ें डिसाइड करती हैं। तो इस मॉडल ने क्या बोला था कि डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी डिपेंड अपॉन द फैक्ट वेदर द कंपनी हैज़ द गॉट गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और नॉट। मतलब ये भी वॉल्टर मॉडल ने ये बोला था कि भाई अगर कोई कंपनी के पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई कंपनी उस सिचुएशन में कंपनी डिविडेंड देगी या डिविडेंड नहीं देगी। तो वही सब चीज़ें जो मतलब इन्होंने यहाँ पर बताई। क्या एक्सप्लेन किया इन्होंने, इफ़ द फर्म डज नॉट हैव एनी इनफ इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटी, कंपनी को पैसा दे देना चाहिए। अगर कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी है तो कंपनी को पैसा रिटेन कर लेना चाहिए। अगर कंपनी के पास कोई फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है तो आज जो पैसा है इनका रिटेन कर ले, और उसमें उस पैसे से जो आपका इंक्रीमेंट होगा इस पैसे में इंक्रीमेंट करके दे देना। तो ये भी एक तरीका होता है कि कंपनी के पास अगर कोई फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी है तो बेटर है कि भाई आप बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए उस अपॉर्चुनिटी में पैसा अपना इन्वेस्ट कर दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। अगर कंपनी के पास कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है तो कंपनी पैसे को रखे ना अपने पास, कंपनी आज की डेट में ही उनको क्या कर दे, पे ऑफ कर दे। ठीक है। तो द एक्सपेक्टेड रिटर्न और री इन्वेस्टमेंट डिविडेंड इनकम शेयर होल्डर कॉल द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब ये कहता है कि जैसे मान लो अगर इस पैसे को मैं दोबारा से री इन्वेस्ट कर देता हूँ, री इन्वेस्ट करने के बाद मुझे 10% मिलेगा, तो 10% अगर मैं आज इनको पे करूंगा तो वो मेरी एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, कि वो मैं जो है अगर मैं इनको आज ना दे करके अगर इनको मैं फ्यूचर में देता तो मुझे 10% का जो मुझे प्रॉफिट हो जाता, तो वो जो चीज़ है वो मेरी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है। टू द फर्म और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म। तो अगर इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड देन द फर्म विल, अगर कंपनी डिविडेंड पे नहीं करेगी तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उसको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर कंपनी को लगता है कि भाई मुझे इस पैसे को आज अगर मैं रख लेता हूँ तो मैं इससे फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट कर पाऊंगा, तो बेटर है कि भाई कंपनी उस पैसे को रख ले और री इन्वेस्ट कर दे फ्यूचर बेनिफिट के लिए। तो वो चीज़ कंपनी यहाँ पर इस मॉडल ने ये बताया कि कंपनी के पास अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है और कंपनी के पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, कोई ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसमें कंपनी को पैसे की ज़रूरत है और बेटर अपॉर्चुनिटी है मार्केट में पैसा जनरेट करने के लिए, तो बेटर है कि कंपनी इनको पैसा ना दे शेयर होल्डर को, वो पैसा कंपनी वहाँ पर यूज़ कर ले। ठीक है। ओके। तो कुछ इन्होंने एजम्पशन बताई। ठीक है। क्या एजम्पशन बताई इन्होंने, द फर्म्स फाइनेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। क्या बताया, द फर्म्स फाइनेंस ऑल इन्वेस्टमेंट थ्रू द रिटेन अर्निंग, दैट इज डेट और न्यू इक्विटी इज नॉट अलाउड। कंपनी को फाइनेंस करने के लिए सिर्फ एक ही सोर्स रहेगा, वो भी रिटेन अर्निंग। ठीक है। तो उसके हिसाब से कंपनी डिसाइड कर ले कि भैया अगर सोर्सेज के लिए कंपनी को बाहर से पैसा नहीं मिलेगा, अगर अपॉर्चुनिटी आती है कंपनी तो रिटेन अर्निंग से ही कंपनी जो वो पैसा लेगी। ठीक है। देर इज ओनली वन सोर्स दैट इज रिटेन अर्निंग, इसके अलावा और कोई सोर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है। द फर्म्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर कॉन्स्टेंट। मतलब आर और के मतलब जो कंपनी आज पे कर रही है अपने शेयर होल्डर को, और आर मतलब अगर इस कंपनी को पैसा री इन्वेस्ट कर देती है तो उससे मुझे कितनी रिटर्न आने वाली है। ठीक है। ऑल अर्निंग आर इधर डिस्ट्रीब्यूटेड एज द डिविडेंड और री इन्वेस्टेड इंटरनल इमीडिएटली। या तो कंपनी सारा पैसा अपना डिस्ट्रीब्यूट कर देगी या उसको री इन्वेस्ट कर देगी, कंपनी अपने पास नहीं रखेगी।
बिगिनिंग अर्निंग एंड डिविडेंड रिमेन कांस्टेंट, मतलब अर्निंग पर शेयर और आपका जो डिविडेंड है ये जो वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये फ्लक्चुएट नहीं रहेगा। अगर इसमें आपकी अर्निंग चेंज हो रही है, डिविडेंड आपका चेंज हो रहा है, तो उसमें कंपनी का जो डिसीजन है वो चेंज हो जाएगा। द फर्म हैज़ द वेरी लॉन्ग लास्टिंग और इनफाइनाइट लाइफ, कंपनी जो वो लॉन्ग लास्टिंग चलने वाली है, कंपनी इनफाइनाइट लाइफ है कंपनी की, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कंपनी बंद होने वाली है। अगर कंपनी बंद होने वाली होगी तो उसके हिसाब से कंपनी को पता भी आगे तो मुझे पैसा चाहिए ही नहीं, तो कंपनी उसके हिसाब से डिविडेंड को डिसाइड करेगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये जो मॉडल है वो हमारा इसमें आ जाता है। ये जो चीज़ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो देखो क्या कहता है कि अगर यहाँ पर दो चीज़ें आप समझो, एक है आर, एक है के ई, ठीक है। के ई का मतलब क्या है, जो आज की डेट में आप पैसे कर रहे हो। आर का मतलब क्या है, अगर आप इस पैसे को रख लेते हो तो फ्यूचर में आपको क्या रिटर्न मिलने वाली है, ठीक है। तो अगर आपका आर ज़्यादा है, मतलब आप इनको दे रहे हो 10%, फ्यूचर में मिलने वाली है आपको 12%, इसका मतलब क्या है, आपके पास फ्यूचर अपॉर्चुनिटी आपके पास है, तो आप क्या करोगे, उनको पे करोगे, रिटेन करोगे। कंपनी आज की डेट में शेयर होल्डर को पे करना चाहिए, रिटेन करना चाहिए। ऐसे में कंपनी को जो है वो शेयर होल्डर का जो पैसा है वो रिटेन कर लेना चाहिए, और फ्यूचर में जो अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास है तो आप उस प्रोजेक्ट में पैसा लगा दो। तो ऐसी फर्म जिनके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रोइंग फर्म बोलते हैं। द फर्म शुड हैव जीरो पे आउट रेशो, कंपनी जो वो क्या करे, पे आउट रेशो कम से कम करें, 0% करें, ठीक है। और सारा पैसा रिटेन कर ले और उस पैसे को क्या कर दे, री इन्वेस्ट कर दे इमीडिएटली, एंड री इन्वेस्ट द एंटायर प्रॉफिट टू द अर्न मोर देन द इन्वेस्टर। कंपनी अपना पैसा, उनका जो पैसा है वो उसको रिटेन कर ले और उसको री इन्वेस्ट कर दे इमीडिएटली फॉर द फ्यूचर बेनिफिट, ठीक है। इसका उल्टा, इफ द आर इज लेस देन के ई, मतलब फ्यूचर में आपको जो वो 8% मिलने वाली है, आज जो वो आपको 10% मिल रही है, तो बेटर है कि भाई कंपनी सारा पैसा जो वो उनको पे कर दे, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाई फ्यूचर में आप उनको 8% दे पाओगे। आपको खुद, अगर आपने इनका पैसा रख लिया और री इन्वेस्ट कर दिया तो आपको 8% मिलेगा। आज आप इनको दे पा रहे हो 10%, तो बेटर होगा आप आज ही पैसा दे दो इनको, ठीक है। आर इज इक्वल टू के ई, आर इज इक्वल टू के ई आपकी नॉर्मल फॉर्म है, मतलब आज अगर आप दोगे तब भी आप 10% दोगे, फ्यूचर में दोगे तब भी 10% दोगे, मतलब डिविडेंड का कोई रोल आपका यहाँ पर नहीं है। डिविडेंड इज इररेलीवेंट और इनसिग्निफिकेंट रोल प्ले। अगर आप डिविडेंड देते हो तब भी उसका अर्निंग पर शेयर पे या उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर डिविडेंड नहीं देते हो तब भी उसका कोई फ़र्क आपका नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने बोली यहाँ पर, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ आर ग्रेटर देन के, तो कंपनी को 0% पे आउट करना चाहिए, हर सारा पैसा रख लेना चाहिए, सारा पैसा जो कंपनी को वहाँ पर री इन्वेस्ट कर देना चाहिए, ठीक है। अगर आर लेस देन के है तो सारा पैसा कंपनी को दे देना चाहिए, अपने पास पैसा नहीं रखना चाहिए। अगर दोनों में बराबर है तो ठीक है भाई, एक डिविडेंड देती है कंपनी तब भी ठीक है, नहीं देती है तब भी ठीक है। अगर देती है तो इन्वेस्टर खुश, नहीं देती है तो मार्केट खुश, ठीक है। तो उसके हिसाब से कंपनी जो यहाँ पर डिसाइड करेगी कि भाई किस तरीके से मेरा जो पैसा है वो यहाँ पर रहना चाहिए, ओके। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, क्या फॉर्मूला दिया, डी अपॉन में के ई प्लस आर अपॉन में के ई ब्रैकेट में ई माइनस डी और अपॉन में के ई, या हम ये भी लिख सकते हैं डी प्लस आर अपॉन में के ई ब्रैकेट में ई माइनस डी अपॉन में के ई। ये दोनों ही फॉर्मूले आपके करेक्ट हैं। डी अपॉन में के ई, डी मतलब डिविडेंड, के ई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कैपिटलाइजेशन रेट, ठीक है। आर मतलब फ्यूचर रेट ऑफ रिटर्न, ई मतलब जो आप ही दोगे, ई माइनस डी मतलब अर्निंग में से आप जितना डिविडेंड पे करोगे वो सारा आपका इसमें आ जाएगा, और अपॉन में के ई, यहाँ पर भी के ई है, यहाँ पर भी के ई है, दोनों को आपने कॉमन ले लिया, तो के ई आपने ले लिया नीचे, डिविडेंड प्लस आर अपॉन में के ई और ब्रैकेट में ई माइनस डी। यहाँ पर ई क्या है, अर्निंग पर शेयर, ठीक है, और डी क्या है, डिविडेंड पर शेयर, पी क्या है, मार्केट प्राइस। कई बार इसमें से क्वेश्चन दे देगा आपको कि भाई आपको जो है वो प्राइस, मतलब ये इन्फॉर्मेशन दे देगा, अर्निंग इतनी है, डिविडेंड इतना है, इतने पे आउट रेशो है, तो उसमें से कंपनी जो वो अपना पे करे और बताए कि भाई किस तरीके की कंपनी है। आर क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, अगर कंपनी ने इतना पैसा अगर रिटेन कर लिया तो कंपनी को कितना पैसा मिलने वाला है, ठीक है।
और के ई कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म, कंपनी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल अरेंज करने का कितना खर्चा आ रहा है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। जैसे आपका फॉर एग्जांपल आर दे रखा है आपका 15%, के ई दे रखा है आपका 10%, अर्निंग दे रखी है आपकी 8 रुपीज़, ठीक है। और आपका डिविडेंड पे आउट रेशो दे रखा है 0%। डिविडेंड पे आउट रेशो आपका कितना है 0%। तो आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए। यहाँ पर है आपका आर इज इक्वल टू के, यानी आर भी आपका जो वो 10% है, के भी आपका 10% है, ई आपका 8 है, ठीक है। और पे आउट रेशो आपकी है, डिविडेंड पे आउट आपका कितना है 0% है। तो उसमें आपको, इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई अगर ऐसी कोई कंपनी है कि भाई अगर आपके पास आर ग्रेटर देन के है तो उसको कंपनी को पे करना चाहिए, रिटेन करना चाहिए। तो उसके हिसाब से ये चीज़ आपकी कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। इस पर मैं पूरी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा आपके, जिसमें से सारे प्रैक्टिकल पोर्शन जो वो आपको एक क्लास में कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल भी आपका इसी तरीके से मॉडल है। गॉर्डन मॉडल क्या कहता है कि ठीक है भाई, इन्होंने अपना वो बताया, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रीमाइसेस दैट इन्वेस्टर आर द जनरली रिस्क एवर्स एंड प्रेफर टू हैव द करंट इनकम। तो इन्होंने बोला कि भाई लोग जो है वो रिस्क एवर्स होता है, रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं। फ्यूचर किसने देखा है भाई, फ्यूचर में पैसा मिला या नहीं मिला, अगर कंपनी के पास अर्निंग नहीं हुई तो क्या होगा, कंपनी हमें पैसा नहीं देगी। तो लोग कहते हैं कि भैया ऐसा है, आज का पैसा हमें आज ही दे दो, बस बात खत्म, ठीक है। तो ये कहता है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है डिविडेंड पॉलिसी और वैल्यू ऑफ द फर्म का। अगर कंपनी ने पैसा डिविडेंड के फॉर्म में दे दिया तो उसकी वैल्यू ऑफ फर्म आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गॉर्डन मॉडल, डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म इज रेलिवेंट एंड कैन अफेक्टेड द वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है। तो इसमें जैसे उन्होंने अपना बताया था आर ग्रेटर देन के है तो आपको 0% पे आउट करना चाहिए आपको। आर जो है के ई से लेस देन है तो उसके हिसाब से करना चाहिए। आर इज इक्वल टू के ई है तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि कंपनी को 100% पे आउट कब कर देना चाहिए, व्हेन आर ग्रेटर देन के ई। तो वहाँ पे कंपनी को 100% पे आउट कर देना चाहिए। हालांकि ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता, बट एज पर द थ्योरी है, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो चीज़ें आपकी आनी चाहिए। इसमें क्या बोला, फर्म इज एन ऑल इक्विटी फर्म। फर्म जो वो इक्विटी फर्म है, कंपनी के पास कोई दूसरा सोर्सेज नहीं है, नो एक्सटर्नल सोर्सेज फाइनेंस आर अवेलेबल। आर और के ई जो वो कांस्टेंट है, ठीक है। अप्रोप्रिएट डिस्काउंट के और ये जो है सारा आपका कांस्टेंट रहेगा। कॉर्पोरेट टैक्स आपके नहीं होते हैं। बी क्या है आपकी, रिटेंशन रेशियो 1 डिसाइडेड अपॉन द कांस्टेंट, ठीक है। ये आपकी कांस्टेंट रहेगी। बी इंटू में आर, यानी बी यानी रिटेंशन रेशियो को हम मल्टीप्लाई कर देंगे आर से, यानी फ्यूचर रेट ऑफ रिटर्न से। तो उससे हमारी जो क्या बन जाएगी, ग्रोथ रेट आपकी बन जाएगी। तो इसको ग्रोथ डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी हम इसको कह देते हैं, ठीक है। तो के की वैल्यू जो है वो हमेशा आर से या बी इंटू में आर से ज़्यादा रहेगी। इफ़ दिस कंडीशन इज नॉट फुलफिल कैन नॉट गेट द मीनिंगफुल वैल्यू ऑफ द शेयर। आर की के की वैल्यू जो वो हमेशा बी इंटू में आर या ग्रोथ रेट से हमेशा ज़्यादा रहेगी। इन्होंने अपना फार्मूला दिया, दिस फार्मूला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इन्होंने क्या बताया, P इज इक्वल टू ई ब्रैकेट में 1 माइनस बी, राइट, और K माइनस बी इंटू में आर। बी इंटू में आर क्या है हमारा, ग्रोथ रेट, और बी क्या है, रिटेंशन रेशो, ठीक है। तो और रिटेंशन रेशो कैसे निकालेंगे, बी इज इक्वल टू कैसे निकालोगे, 1 माइनस पे आउट रेशो। मतलब कंपनी ने 10% पे कर दिया तो बचा कितना हमारे पास, 90%, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाती है। तो उसके हिसाब से कंपनी जो वो एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, एज्यूमिंग दैट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 11%, यानी के ई दे दिया आपका 11%। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 12%, आर दे दिया 12%, वाह। अर्निंग पर शेयर दे दिया 15%, यानी ई दे दिया आपका, ओके।
तो आपका ये चीज़ हो गई मॉडल इफ़ द डिविडेंड पे आउट रेशो इज़ 10% एंड 30%। डिविडेंड पे आउट रेशो आपका कितना है, 10% है, तो आप इसमें वैल्यू पुट करोगे। अर्निंग कितना है आपका, 15 रुपीज़, ब्रैकेट में 1 माइनस बी। रिटेंशन रेशो कितनी है, रिटेंशन रेशो है आपकी, पे आउट रेशो है 10%, ठीक है। तो 1 माइनस 10% यानी 0.10 अपॉन में के ई आपका जो है कितना है 11% यानी 0.11 माइनस बी इंटू में आर। बी कितना है आपका 0.10 इंटू में आर। आर आपका कितना है 12%, तो 0.12। इसको सॉल्व करोगे आपका प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो फॉर्मूले हैं वो भी ध्यान रखने हैं आपको। कई बार आपसे फॉर्मूले में पूछ लेता है कि भाई ये चीज़ क्या होती है। इसमें बी इंटू में आर पूछ लिया आपसे क्या है, तो ग्रोथ रेट जो है वो आपको बी इंटू में आर आर से पता चलेगा। और बी क्या है, रिटेंशन रेशो। रिटेंशन रेशो कैसे निकलेगी, 1 माइनस पे आउट रेशो, ठीक है। तो ये चीज़ आपके यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी इसमें आ जाती है। नेक्स्ट है आपका एमएम मॉडल। एमएम मॉडल ये जो है वो मॉडल हमारा बहुत ही खतरनाक मॉडल है। एमएम मॉडल ने क्या बताया कि भाई जब भी कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो ये जो होता है वो इररेलेवेंट होता है फॉर द डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू। तो कंपनी अपने हिसाब से मतलब जो है वो डिसाइड करे कि भाई उसको डिविडेंड देना है या नहीं देना है। कंपनी इनके बारे में इतना ज़्यादा फोकस ना करे, क्योंकि इसमें जो वो डिविडेंड जो है वो इतना रोल प्ले नहीं करता है। यहाँ पे मार्केट प्राइस जो है वो ज़्यादा रोल प्ले करता है, और डिविडेंड आर द इररेलेवेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द फर्म। वो ऐसा इसलिए क्योंकि डिविडेंड से ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी का घर खर्च चल रहा है कि भाई डिविडेंड मिलेगा तो हम घर खर्च चलाएंगे, रोटी खाएंगे, अगर डिविडेंड नहीं मिलेगा तो हम रोटी नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं होता है। डिविडेंड हमेशा एक साइड इनकम रहती है। तो इसलिए इन्होंने बताया कि भाई ठीक है भाई, अगर डिविडेंड मिलता है तो ठीक है, तो उसको दोबारा से कंपनी डिसाइड कर लेगी, मतलब इन्वेस्टर डिसाइड कर लेगा क्या करना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो ऐसा नहीं है कि मतलब लोग भूखे मर जाएंगे आया हमें डिविडेंड नहीं मिला, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच, डिविडेंड पॉलिसी इज द इरेलीवेंट as it does not affect the wealth of the shareholder. They argue that the value of the firm depends upon the firm's earning, जिससे आपकी और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी के पास कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है या नहीं है, कंपनी की जो अर्निंग है वो कितनी है, अर्निंग पर शेयर आपका कितना है, मार्केट वैल्यू आपकी कितनी है। तो इन सब चीज़ों से डिपेंड करता है कि आपकी जो वैल्यू है वो आपको कितना फ़र्क पड़ रहा है, ताकि डिविडेंड से इसका कोई फ़र्क आपका नहीं पड़ने वाला है। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर जो है वो आपका डिपेंड करता है अर्निंग पे, और आपके पास जो वो डिविडेंड पे आपका फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो अर्निंग जो है आपकी वैल्यू पे इफेक्ट करेगी, और इससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है उस पर भी डिपेंड करता है कि भाई आपके पास फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो कंपनी उसके हिसाब से डिसाइड करेगी, अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है तो कंपनी उसके हिसाब से डिसाइड कर लेगी, ठीक है। इन्होंने कुछ चीज़ें बताई, क्या बताई, द फर्म ऑपरेट इन द परफेक्ट कैपिटल मार्केट, ये उसकी एजम्पशन थी, ठीक है। इन्होंने बताया कि भाई फर्म जो वो किस में ऑपरेट कर रही है, आपकी परफेक्ट कैपिटल मार्केट है आपके, मतलब आपको कंपनी को इन्वेस्टर के बारे में पता है, इन्वेस्टर को कंपनी के बारे में पता है कि क्या डिसीजन लेने वाले हैं। टैक्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब टैक्स जो वो यहाँ पर नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स आपका नहीं है, कंपनी कोई भी टैक्स पे नहीं यहाँ पर नहीं कर रही है। द फर्म हैज़ द फिक्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, कंपनी को पता है कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आपको करनी ही करनी है। जबकि अगर इनको क्रिटिसाइज किया जाए तो इसके हर पॉइंट को क्रिटिसाइज किया गया था बाद में, ठीक है। द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब आपको अनसर्टेनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, आपको कंपनी को पता है कि भाई इतना पैसा कंपनी को इन्वेस्ट करना ही करना है, ठीक है। इन्वेस्टर बिहेव रैशनली, मतलब इन्वेस्टर जो वो रैशनली बिहेव करते हैं, इन्वेस्टर सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। देर इज़ नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, मतलब इसमें कंपनी कोई भी ट्रांजेक्शन करती है या इंडिविजुअल कोई भी ट्रांजेक्शन करता है तो उसकी कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपकी नहीं आती है। और शेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू एनी ऑफ द फ्रैक्शन, मतलब शेयर जो वो आपके किसी भी फ्रैक्शन में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी इसमें आ जाएगी। इन्होंने फॉर्मूला दिया क्या, डी प्लस P1 प्लस P0 अपॉन में P0, ठीक है। डिविडेंड यानी कैपिटल गेन आपको कितना हुआ है, या अगर आपको लॉस हुआ है तो वो, और आपका जो परचेज प्राइस था वो आपका कितना था, मतलब प्रेजेंट प्राइस प्लस आपका फ्यूचर प्राइस, इन दोनों को आप मिला दो तो उसके हिसाब से कंपनी जो वो अपना डिसाइड कर लेगी कि भाई क्या क्या चीज़ें आपकी रहने वाली हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से कंपनी जो वो अपना डिसाइड कर लेगी कि भाई फ्यूचर में आपको कितना पैसा आपको मिलने वाला है, और डिविडेंड जो वो इतना रोल प्ले आपका नहीं करता है।
नेक्स्ट आता है आपका रेजिडुअल मॉडल ऑफ डिविडेंड। रेजिडुअल मतलब होता है बचा कुचा। तो ये मॉडल हमारा कहता है कि इस मॉडल में इन्होंने ये बताया कि भाई कंपनी हाई डिविडेंड इतना हल्ला ना मचाए, ठीक है। कंपनी सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो कंपनी इस चीज़ को देखे कि भाई मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितना है, कंपनी फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दे। अगर उसके बाद अगर पैसा बच जाता है तो कंपनी डिविडेंड के फॉर्म में वो कर दे। अदरवाइज ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपनी डिविडेंड दे ही दे, ठीक है। तो ये कहता है कि डिविडेंड पॉलिसी हैज़ द नो इफेक्ट ऑन द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, ठीक है। इससे शेयर होल्डर की वेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा है नहीं है कि भाई डिविडेंड मिल गया तो भाई आप अमीर बन जाओगे, डिविडेंड नहीं मिला तो आप भाई गरीब हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये लोगों की जो है वो एक साइड इनकम हमेशा रहती है, तो इससे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कंपनी हाई डिविडेंड करके ना ज़्यादा वो करे, सोचे, अपने दिमाग पे जोर ना डाले, अपने इन्वेस्टमेंट प्लान देखे उसके पास क्या क्या इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं। अगर इफ़ दे हैव द बेटर ऑप्शन, so first priority goes to the investment plan, then if there is income remain then it should go for the dividend distribution, right? सो यहाँ पर आपकी जो डिविडेंड पॉलिसी है वो एक फाइनेंशियल डिसीजन का एक पार्ट होती है। तो अगर आप अर्निंग बची है कंपनी के री इन्वेस्टमेंट करने के बाद तब कंपनी डिविडेंड दे दे, अगर नहीं बची है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपकी, ठीक है। तो उसके हिसाब से कंपनी डिसाइड कर ले। इन्होंने क्या बताया कि भाई ये जो रेज है फाइनेंस, मतलब कंपनी बाहर से पैसा अगर लेती है तो उस पर क्या क्या चीज़ें रहती हैं, उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो इसलिए बेटर है कि भाई कंपनी आज की डेट में पैसा अपना जो वो रख ले और उस पैसे से क्या करे, अपना फ्यूचर को जो वो प्लान कर ले। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सपोज अ लिमिटेड कंपनी ₹10 लाख की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कुछ आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट आ जाएगी ₹1 लाख, मतलब जो उसको इशू करने का जो खर्चा आ जाएगा ₹1 लाख और आ जाएगा। तो टोटल मिला के कंपनी को ₹11 लाख चाहिए। फ्रॉम द इशू ऑफ द शेयर द नेट प्रोसीडिंग वुड बी द कंपनी रिमेन 10 लाख रुपीज़, मतलब कंपनी के पास इतना ₹10 लाख आपके पास आएंगे। आफ्टर पेइंग द फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ द 1 लाख की फ्लोटेशन कॉस्ट तो आपकी वैसे ही चली जाएगी, तो उसमें से आपका जो वो 10 लाख रुपीज़ आपके पास आएंगे। इट मीन्स द इशू ऑफ द न्यू कैपिटल इज मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। तो उसमें बाहर से अगर हम पैसा लेंगे तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो बेटर है कि भाई हमारे पास जो पैसा पड़ा है हम उसको फाइनेंस कर दें। अगर हमारे पास 11 लाख से रुपये ज़्यादा हैं तो बाकी जो पैसा है वो हम अपना डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो इस तरीके से कंपनी जो वो अपनी ये चीज़ें कर सकती है। नेक्स्ट आता है लिंटनर मॉडल ऑफ डिविडेंड। लिंटनर मॉडल ऑफ डिविडेंड हमारा क्या कहता है कि ये मॉडल हमारा कहता है कि कंपनी जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करे वो एक बार मतलब जो है पहले वाले डिविडेंड को जरूर देख ले, ट्रेंड को, कि भाई सबसे पहले लोग ये पूछते हैं भैया पिछले साल कितना दिया था आपने, इस बार कितना दे रहे हो, पिछले साल तो 10% दिया था, इस बार आप 5% क्यों दे रहे हो। तो वहाँ पे लोग क्वेश्चन मार्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कई सारी चीज़ें मतलब लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द फर्म थिंक द टर्म्स ऑफ द प्रपोर्शनेट ऑफ द अर्निंग टू बी पेड एज द डिविडेंड रेदर देन प्रपोर्शनेट टू बी फ्लो बैक। मतलब ऐसा देखो कुछ नहीं है कि कंपनी ने पिछले साल क्या वो करा था, इस साल कंपनी के पास हो सकता है पिछले साल अपॉर्चुनिटी नहीं थी लेकिन इस साल अपॉर्चुनिटी है, तो कंपनी उसके हिसाब से प्लान करे। और बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अगर कंपनी के पास है तो कंपनी डिविडेंड दे दे, अगर नहीं है तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात कंपनी की नहीं है। लेकिन प्रीवियस डिविडेंड को कंपनी एक बार जरूर रिव्यू करे जब भी अपना डिविडेंड डिक्लेयर करे तब, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने ये बताया, प्रोग्रेशन अगर कंपनी करती है तो उसके हिसाब से अपना जो ग्रेजुअली कंपनी देखे कि भाई अगर पैसा बचता है तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे, अगर पैसा नहीं बचता है तो कंपनी इतना कोई दिक्कत वाली बात आपकी नहीं है। ओके, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड रिमेन कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द सेशन। आई होप कि आपको जो डिविडेंड के सारे कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। इसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े, डिविडेंड की इंपॉर्टेंस क्या होती है, डिविडेंड की पॉलिसी कौन कौन सी होती है, डिविडेंड के मॉडल कौन कौन से हैं, डिविडेंड की थ्योरीज कौन कौन सी हैं, टाइप्स ऑफ डिविडेंड क्या हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन आज की जो पार्ट था वो हमारा सिर्फ थ्योरी पार्ट था। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितने भी आपके प्रैक्टिकल पोर्शन है वो सारे प्रैक्टिकल पोर्शन में एक साथ में आपको कवर करवाने वाला हूँ, ठीक है। सो जल्द ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है जिसमें हम लोग कवर करेंगे लिवरेज और एसेट सिक्योरिटाइजेशन। सो बोथ टॉपिक आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो जल्द ही मिलते हैं आपको इन टॉपिक्स के साथ में। और तो थैंक यू गाइस फॉर रिमेन विद अस एंड जल्द ही हम लोग आपको इन पार्ट्स के साथ में हम लोग मिलते हैं। सो
आप लोग जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बताइए आज की वीडियो आपको कैसी लगी।